हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल से जुड़ने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सागर का निर्माण बहुत अधिक पानी से नहीं, एक एक बूंद से भी होता है। तो यही प्रयास आपका चाहे छोटे स्तर पर हो चाहे बड़े स्तर पर हो, बस वो लगातार और निरंतर होना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आपके द्वारा किया गया हर प्रयास सतत और निरंतर रहे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। उसके साथ साथ आप अपने द्वारा किए गए कार्य का परीक्षण खुद करें। और वो किस प्रकार कर सकते हैं, उसको लिए आप देखिए, मैंने आपसे कहा था अध्ययन आप पुस्तकों द्वारा कीजिए, लेकिन अपने ज्ञान की परख करने के लिए किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस होते हैं, करंट अफेयर्स के होते हैं, चाहे वो उत्तराखंड हिस्ट्री के हों, इंडियन हिस्ट्री के हों या अन्य किसी भी आपकी तैयारी से हों, वहाँ पर 5-10 मिनट निकाल के आप शॉर्ट में उन वीडियोज़ के क्वेश्चंस के आंसर्स अपने खुद द्वारा अटैम्प्ट करके उससे अपडेट रह सकते हैं और अपने ज्ञान की परख स्वयं कर सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको करंट अफेयर वीकली अपडेट कराई जाती है और 9 दिसंबर तक की अपडेट हमने दी थी। तो आज 9 दिसंबर से 15 दिसंबर तक की करंट अफेयर आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी, जिसमें नेशनल, इंटरनेशनल, खेल आदि जो महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं हैं उनसे संबंधित आपको यहाँ पे सूचना प्रदान की जाएगी, जो आपके यूकेएसएससी, यूकेपीएससी तथा अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस संगठन ने इंडियन लाइट टैंक आईएलटी विकसित किया है? देखिए, कुछ प्रश्न हमें ऐसे लगते हैं कि ये तो बड़े टिपिकल से आएंगे नहीं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर एक ऐसा पार्ट है जो कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं और ये हर परीक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो ऑप्शन है भारतीय सेना, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डीआरडीओ। देखो, इससे आपको फुल फॉर्म भी पता चल रही है, तो आप ऑप्शन को सभी को देखें। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, BDL। ठीक है, तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO भारतीय सेना की अनंतिम आवश्यकताओं के आधार पर चेन्नई में DRDO प्रयोगशाला कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा विकसित भारतीय लाइट टैंक जो है विकसित किया है। किसने किया है? DRDO ने। अगला प्रश्न है, भारतीय लाइट टैंक आईएलटी ने किस ऊंचाई पर सफलतापूर्वक गोले दागे? तो उसकी एक रेंज भी पूछी गई है, 3500 मीटर, 4000 मीटर, 4200 मीटर से अधिक या 5000 मीटर। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 4200 मीटर से अधिक। भारतीय लाइट टैंक आईएलटी ने 4200 मीटर से अधिक ऊंचाई पर विभिन्न रेंजों में सफलतापूर्वक गोले दागे। अगला प्रश्न है, भारतमाला परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ये भारतमाला परियोजना जो है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना, ग्रामीण विद्युतीकरण में सुधार करना, राजमार्गों का एक मजबूत नेटवर्क विकसित करना या नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारतमाला परियोजना क्या है? राजमार्गों का एक मजबूत नेटवर्क विकसित करना। भारतमाला परियोजना जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था। एक प्रश्न का उत्तर आपको और मिलता है यहाँ पर कि भारतमाला परियोजना कब लॉन्च की गई थी? 2015 में। भारत सरकार द्वारा माल और यात्री आवागमन की दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से एक बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा पहल है। ठीक है, ये भारतमाला परियोजना का एक प्राथमिक उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, कौन से देश ने 1 जनवरी 2025 को शेंगेन क्षेत्र में पूरी तरह से शामिल होने वाले हैं? कौन से देश 1 जनवरी 2025 को शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो जाएंगे? बेल्जियम और नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड, रोमानिया और बुल्गारिया, पोलैंड और चेक गणराज्य। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रोमानिया और बुल्गारिया। 12 दिसंबर 2024 को यूरोपीय संघ के आंतरिक मंत्रियों ने घोषणा की कि रोमानिया और बुल्गारिया 1 जनवरी 2025 से पूरी तरह से सीमा मुक्त शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2024 में 34वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्यास सम्मान, अन्य सम्मान की यहाँ पर बात की जाती है। हमें यह भी पता चला कि ये व्यास सम्मान कौन सा है, 34वां व्यास सम्मान है। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि 2024 में कौन से नंबर का व्यास सम्मान प्रदान किया गया? 34वें नंबर का। और किसे प्रदान किया गया, वो प्रश्न है किमफोंग सिंह, सूर्यबाला, रामजी तिवारी या विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्यबाला। प्रसिद्ध हिंदी लेखिका सूर्यबाला को उनके उपन्यास कौन देश को वाणी वेणु की डायरी के लिए 34वें व्यास सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। ठीक है, एक प्रश्न का उत्तर हमें और मिलता है कि 34वें व्यास सम्मान से जब सूर्यबाला को सम्मानित किया गया तो वो रचना कौन सी थी? वो रचना थी उपन्यास कौन देश को वाणी वेणु की डायरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
सूर्य बाला को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2024 मिला? अभी हमने बात करी, उसका नाम क्या? ऑप्शन नंबर बी, कौन देश को वाणी वेणु की डायरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक राष्ट्र एक चुनाव पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये राजनीति से जुड़ा हुआ प्रश्न है। एक राष्ट्र एक पहल, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? चुनावों की आवृत्ति और संबंधित लागतों को कम करना, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना या स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करना। आप देख सकते हैं ऑप्शन ही इसमें ऐसे हैं कि हमें सही उत्तर की तरफ ले जाते हैं। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चुनावों की आवृत्ति और संबंधित लागतों को कम करने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को शुरू किया गया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य यही है। अगला प्रश्न है, एक राष्ट्र एक चुनाव पहल की सिफारिश करने वाली उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व किसने किया? यानी कि जब ये पहल की गई तो इस सिफारिश का नेतृत्व किसने किया? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण या गृह मंत्री अमित शाह। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने 2 चरणों में एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन का सुझाव दिया। पहला, लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को एक साथ कराना। उसके बाद राष्ट्रीय और राज्य चुनावों के 100 दिनों के भीतर नगर पालिका और पंचायत चुनाव को एक साथ कराना। आप इसको डिटेल में भी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, हो सकता है ये प्रश्न आ जाए कि एक राष्ट्र एक पहल एक चुनाव जो है इस पहल के अंदर और क्या क्या बातें डिटेलिंग में है, तो यहाँ पर से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी पुरस्कार श्रेणी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार का हिस्सा है? कौन सी ऐसी पुरस्कार श्रेणी है जो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार का हिस्सा है? ऑप्शन है महात्मा गांधी ग्रामीण विकास पुरस्कार, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार, जवाहरलाल नेहरू इनोवेशन अवार्ड या स्वच्छ भारत ग्राम पुरस्कार। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत निरंतर विकास पुरस्कार। 11 दिसंबर 2024 को भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 प्रदान किए। पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों में प्रदान किए गए, जिनमें दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार और नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार शामिल हैं। ठीक है, आप डेट और पुरस्कार देने वाली हमारी महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का नाम भी आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में 11 से 14 दिसंबर तक आयोजित बाउमा कॉन्सेप्टो इंडिया 2024 का मुख्य फोकस क्या है? मुख्य लक्ष्य क्या है? मुख्य ध्यान उनका किस पे है? सूचना प्रौद्योगिकी पर, कृषि पर, निर्माण और खनन उपकरण पर या कपड़ा उद्योग पर। तो ग्रेटर नोएडा के जो इंडिया एक्सपो सेंटर में जो आयोजित बाउमा है उसका मुख्य फोकस है ऑप्शन नंबर सी, निर्माण और खनन उपकरण। 11 दिसंबर 2024 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर बाउमा कॉनेक्सपो इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। यह 4 दिवसीय कार्यक्रम निर्माण और खनन क्षेत्रों में अत्याधुनिक नवाचारों को प्रदर्शित करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस हर साल कब मनाया जाता है? देखिए, हर साल किसी ना किसी परीक्षा में ऐसे दिवस पूछ लिए जाते हैं जो कि भी किसी ने नहीं सुने होते। तो यहाँ पर बात हो रही अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की। पर्वत दिवस हर साल कब मनाया जाता है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय। ऑप्शन है 1 दिसंबर, 5 दिसंबर, 10 दिसंबर या 11 दिसंबर। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 11 दिसंबर। पहाड़ों के महत्व और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे 11 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऐसे ही महत्वपूर्ण दिवसों से संबंधित अगला प्रश्न है कि मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 5 दिसंबर, 10 दिसंबर या 15 दिसंबर। आप सभी जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानवाधिकार दिवस की बात यहाँ पे की जा रही है, तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 10 दिसंबर। मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, मानवाधिकार दिवस पर किस महत्वपूर्ण दस्तावेज का स्मरण किया जाता है? यानी कि जब ये 10 दिसंबर को दिवस मनाया जाता है तो किस महत्वपूर्ण दस्तावेज को याद किया जाता है? ऑप्शन है मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा, UDHR, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा, बाल अधिकारों पर कन्वेंशन या संयुक्त राष्ट्र चार्टर। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जो मानवाधिकार दिवस पर जो महत्वपूर्ण दस्तावेज को स्मरण किया जाता है वो है मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। ठीक है, UDHR। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बशर अल असद
के शासन को उखाड़ फेंकने के बाद, आप सभी जानते हैं कि सीरिया में इसका शासन उखाड़, ये भाग गए थे वहाँ से, तो उसको उखाड़ फेंकने के बाद सीरिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि करंट का बहुत ही त्वरित और ज्वलित प्रश्न है। हादी अल बहरा, मोहम्मद गाजी अल जलाली, मोहम्मद अल बशीर या गीड पेडरसन? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अल बशीर। मोहम्मद अल बशीर को 10 दिसंबर 2024 को सीरिया का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, उच्च शिक्षा में कठोर सीमाओं को कम करने के लिए 2025 में CUET के लिए कौन सा बड़ा सुधार पेश किया गया? यानी आप सभी जानते हैं कि 12th अपेयरिंग या 12th पास वाले जो बच्चे होते हैं वो CUET की परीक्षा के लिए कितने जो है तैयारी करते हैं, तो उसकी उच्च शिक्षा में जो कठोर सीमाएं हैं, जैसे हम कहते हैं कि इसका ये सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बेस होना चाहिए, ये सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए, तो इन कठोर सीमाओं को कम करने के लिए कौन सा सुधार पेश किया है? पहला है अनिवार्य प्रश्न, दूसरा है छात्रों को कक्षा 12 के विषयों की परवाह किए बिना कोई भी विषय चुनने की अनुमति देना, तीसरा है हाइब्रिड परीक्षा मोड या चौथा है कुल अंकों में कमी। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, छात्रों को कक्षा 12 के विषयों की परवाह किए बिना कोई भी विषय चुनने की अनुमति देना। 2025 से छात्रों को कक्षा 12 के विषयों की परवाह किए बिना कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि UG CUET UG में किसी भी विषय के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। ये बहुत ही अच्छा सुधार है क्योंकि कई बार जो बच्चे होते हैं वो 12th तक उनकी एजुकेशन जिस सब्जेक्ट में होती है वो नहीं चाहते कि आगे हायर एजुकेशन में उसको लें, तो वो अपने रुचि के अनुसार उस विषय को बदल सकते हैं। कोई भी अनिवार्यता नहीं रहेगी कि 12th के विषय के अनुसार ही वो CUET का एग्जाम देंगे। अगला प्रश्न है 11 दिसंबर 2024 से भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि बात हो रही है RBI के गवर्नर की। ऑप्शन है शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल, संजय मल्होत्रा, रघुराम राजन। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संजय मल्होत्रा। वित्त मंत्रालय में वर्तमान राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक RBI का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 11 दिसंबर 2024 से शुरू होगा और 3 साल तक चलेगा। यानी कि हमें एक बात भी पता चली कि RBI गवर्नर का जो कार्यकाल होता है वो 3 साल का होता है। और अभी इन्होंने कब अपना कार्यकाल प्रारंभ किया है? 11 दिसंबर 2024 से। और कौन है भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर? संजय मल्होत्रा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिसंबर 2024 में भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने वाले नवीनतम मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट का नाम क्या है? यानी कि भारतीय नौसेना ने दिसंबर 2024 में जो गाइडेड मिसाइल है उसका नाम क्या है? INS विक्रांत, INS तुशील, INS खंडेरी या INS अरिहंत? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, INS तुशील। स्पष्टीकरण यह है कि INS तुशील एक बहुभूमिका वाला स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट 9 दिसंबर 2024 को रूस में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, जो भारत रूस सहयोग में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि जो INS तुशील है इसका सबसे बड़ा मील का पत्थर या किसके सहयोग से ये आपस में बना? तो भारत रूस। ठीक है। अगला प्रश्न है 82वें यानी कि 82 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि मोशन पिक्चर पे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए नामांकित पहले भारतीय निर्देशक का नाम क्या? नॉमिनेशन में हमारे इंडियन जो डायरेक्टर हैं उनका नाम क्या है? साजी एन करुण, पायल कपाड़िया, मीरा नायर या जोया अख्तर? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पायल कपाड़िया। क्योंकि यहाँ पर गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की बात हो रही है तो पायल कपाड़िया हैं। फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया ने अपनी फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर के लिए नामांकित पहली भारतीय निर्देशक के रूप में इतिहास रच दिया है। और ऐतिहासिक जो घटनाएं होती हैं वह अपने आप में महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन कौन कर रहा है? GMR ग्रुप, ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट AG, अडानी ग्रुप या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट 4 AG। ग्रेटर नोएडा में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 9 दिसंबर 2024 को एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया जब इसकी पहली ट्रायल फ्लाइट लैंड हुई। ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट AG द्वारा संचालित यह एयरपोर्ट अप्रैल 2025 से वाणिज्यिक उड़ान शुरू करेगा। अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना के लिए Su-30 MKI लड़ाकू विमान का निर्माण कौन सा संगठन कर रहा है? तो इसका ऑप्शन है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO यानी कि इसरो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। 12 दिसंबर 2024 को रक्षा मंत्रालय ने 12 CU-30 MKI विमानों की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ 13 करोड़ 500 के अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न है, स्मार्ट इंडिया हैकोथॉन यानी कि SIH मुख्य रूप से नवाचार के किस क्षेत्र पर केंद्रित है? स्मार्ट इंडिया हैकोथॉन ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो ये किसके नवाचार पर आधारित है, किस नवाचार के किस क्षेत्र पर ये केंद्रित है? स्वास्थ्य सेवा नवाचार। स्मार्ट इंडिया हैकोथॉन की बात हो रही है। प्रौद्योगिकी और समस्या समाधान, कृषि विकास या खेल प्रबंधन। तो स्मार्ट इंडिया हैकोथॉन ये मुख्य रूप से नवाचार में किस क्षेत्र पर है? ऑप्शन नंबर बी, प्रौद्योगिकी और समस्या समाधान। स्मार्ट इंडिया हैकोथॉन 2024 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें भारत भर से कई टीमें विभिन्न श्रेणियों में विजेता बनकर उभरी। अगला प्रश्न है जो बहुत ही ऐतिहासिक प्रश्न है, आप सभी इसके उत्तर जानते हैं और बहुत आजकल चर्चित प्रश्न है और बहुत ही हम बधाई के पात्र हैं। 12 दिसंबर 2024 को सबसे कम उम्र का विश्व शतरंज चैंपियन कौन बना? मैग्नस कार्लसन, गैरी कास्परोव, विश्वनाथन आनंद या डोम राजू गुकेश? तो आप सभी जानते हैं इसका सही उत्तर है डोम राजू गुकेश। भारतीय ग्रैंड मास्टर डोम राजू गुकेश ने 12 दिसंबर 2024 को 18 साल की कम उम्र में सबसे कम उम्र का विश्व शतरंज चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया है। तो इसी ऐतिहासिक प्रश्न के साथ करंट अफेयर की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी तैयारी करते रहें और आप वीडियो से जुड़ें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।